वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को। प्रस्तावित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी सीएपीएफ के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करना। WMO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की अतिरिक्त ऊष्मा का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 91% किसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा है? तो महासागर के द्वारा। लेबनान के भीतर पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिस पर बना काश्मीर पुल हाल ही में हवाई हमलों में नष्ट हो गया है? तो इसका आंसर है लिटानी नदी पर। ठीक है। जापान ने हाल ही में किस द्वीप के पास प्रशांत महासागर के नीचे लगभग 6000 मीटर की गहराई में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनवितोरिशिमा द्वीप। ठीक है। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की रिया सोलंकी ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है शॉट पुट गेम में। मुंबई में आयोजित JSW इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है अनाहत सिंह। कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 किस समारोह के दौरान प्रदान किया गया? इसका आंसर है ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन। कर्नाटक ग्रामीण बैंक को मार्च 2026 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के दौरान इसे प्रदान किया गया है। हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में खोजी गई तिलचट्टे की नई प्रजाति का नाम क्या है जिसकी पहचान उन्नत DNA आधारित वर्गीकरण के माध्यम से की गई? इसका आंसर है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। इसका हमने विस्तृत डिस्कशन जो है कल के वीडियो में किया हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च को। इस दिवस की अवधारणा पोप जॉन पॉल द्वितीय के समय में विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य जन्म से पूर्व जीवन के महत्व, गरिमा और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। 25 मार्च की तिथि का धार्मिक महत्व है क्योंकि यह ईसाई घोषणा पर्व के साथ मेल खाती है जो ईसा मसीह के गर्भाधान का प्रतीक माना जाता है। अल साल्वाडोर वर्ष 1993 में इस दिन को जन्म लेने के अधिकार के दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। आज अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस और पेरू जैसे कई देश इस दिन को सक्रिय रूप से मनाते हैं जहां जीवन की सुरक्षा और पारिवारिक मूल्यों पर गहरा सांस्कृतिक जोर दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया संकट 2026 के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इन 7 पैनलों में शीर्ष नौकरशाह शामिल हैं। उदाहरण के लिए विदेश सचिव विक्रम मिश्री रक्षा और विदेश मामलों के पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि नीरज मित्तल ऊर्जा सुरक्षा पैनल के प्रमुख हैं। ठीक है। समितियों का मुख्य कार्य कच्चे तेल और LNG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखना ताकि खेती और खाद्य कीमतों पर असर न पड़े। अनुराधा ठाकुर के नेतृत्व वाला पैनल मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं की निगरानी कर रहा है ताकि वित्तीय बाजार स्थिर रहे। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में तनाव को देखते हुए जहाजरानी और रसद के लिए अलग पैनल बनाया गया है। साथ ही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण सचिव के नेतृत्व में संचार पैनल कार्य कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के नए नियमों के तहत ट्रेन के प्रस्थान के कितने समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई धन वापसी नहीं दी जाएगी? तो इसका आंसर है 8 घंटे पहले। ठीक है। नया रिफंड स्लैब क्या है? तो अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की सुविधा मिलेगी। पहले यह सीमा
4 घंटे थी, ठीक है। 72 घंटे से अधिक समय पहले तो पूरा रिफंड मिलेगा, यानी मूल शुल्क काट कर, ठीक है। और 72 घंटे से 24 घंटे पहले जो है 25% कटौती होगी, और 24 घंटे से 8 घंटे पहले जो है 50% कटौती होगी, और 8 घंटे के बाद कोई धनराशि आपको रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके द्वारा कालाबाजारी पर रोक लगाया जा सकेगा। तत्काल प्रणाली में आधार आधारित ओटीपी और एंटीबॉट तकनीक लागू की गई है, ताकि एजेंट अवैध रूप से टिकट बुक ना कर सकें, और शुरुआती 30 मिनट में एजेंटों पर बुकिंग की रोक रहेगी। यात्री सुविधाएं, रिफंड के कड़े नियमों के साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, ठीक है। श्रेणी अपग्रेडेशन क्या है? तो काउंटर टिकट वाले यात्री अब चार्ट तैयार होने के बाद भी 30 मिनट पहले तक, यानी ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा श्रेणी अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब पहलुओं को आप लोग ध्यान से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341, ठीक है। अनुच्छेद 341 के तहत इस सूची को अधिसूचित की जाती है, ठीक है। न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म अपनाने पर व्यक्ति एससी का दर्जा खो देता है, ठीक है। यह फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखता है, ठीक है। धार्मिक पात्रता, 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख जो 1956 में शामिल हुए और बौद्ध जो 1990 में शामिल हुए धर्म मानने वाले तक ही सीमित है। कानूनी प्रभाव, धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति एससी या एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली विशेष सुरक्षा और आरक्षण का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। संवैधानिक प्रक्रिया, अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित इस सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव या विस्तार करने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। और हालिया में जो एससी के खिलाफ जो एक फैसला आया है उसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के सुगम डिजिटल गुजरात पहल के तहत हाल ही में कितनी अत्यधिक मांग वाली सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेवाएं, ठीक है। शून्य संपर्क शासन, इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को फेसलेस यानी बिना प्रत्यक्ष मुलाकात या पेपरलेस कागज रहित और कैशलेस नकदी रहित बनाना है, ठीक है। प्रमुख विभाग और सेवाएं, पहले चरण में राजस्व, सामाजिक न्याय और खाद्य आपूर्ति जैसे 5 विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, राशन कार्ड जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। तकनीकी एकीकरण, प्लेटफॉर्म में डिजिलॉकर, आधार प्रमाणीकरण, ई हस्ताक्षर और यूपीआई आधारित भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सत्यापन के लिए अब प्रमाण पत्रों पर क्यूआर कोड का उपयोग किया जाएगा। बड़ा प्रभाव, डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म पर हर साल लगभग 1.20 करोड़ आवेदन आते हैं। इस नए सुधार से प्रोसेसिंग का समय कम होगा और रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में फिलीपींस ने किस मुख्य वैश्विक संघर्ष के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपात की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष के कारण इसने जो है राष्ट्रीय ऊर्जा आपात की घोषणा इसने की है, ठीक है। तो आपात का कारण, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। फिलीपींस अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, जिससे वह कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। भंडारण संकट, फिलीपींस के पास केवल 45 दिन का ईंधन भंडार शेष रह गया था, जिसे देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, ठीक है। सरकारी उपाय, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की त्वरित खरीद के लिए विशेष शक्तियां हासिल की हैं और जमाखोरी के खिलाफ कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही 10 लाख बैरल तेल का अतिरिक्त बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा है। जनता को राहत, ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान परिवहन कर्मचारियों को
5,000 पैसों की सब्सिडी और कुछ क्षेत्रों में मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 2026 को घोषित नियुक्ति के अनुसार किरण मणि को किस कंपनी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई। ठीक है। अनुभव, किरण मणि इससे पहले रिलायंस और डिज्नी के संयुक्त उद्यम जियोस्टार के सीईओ थे। उन्होंने गूगल में भी 1 दशक से अधिक समय बिताया है। ठीक है। और मुख्यालय और रिपोर्टिंग वे सिंगापुर स्थित कार्यालय से अपना कार्यभार संभालेंगे और कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी सीएसओ जेसन कोन को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। भारत पर फोकस, भारत की 1.4 अरब आबादी और तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार को देखते हुए ओपन एआई ने टाटा समूह के साथ भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साझेदारी की है। रणनीतिक महत्व, उनकी भूमिका एशिया में एआई तकनीकों को अपनाने की गति बढ़ाने और स्थानीय सरकारों व व्यवसायों के साथ साझेदारी विकसित करने पर केंद्रित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 2026 को घोषित नियुक्ति के अनुसार केवी रमना मूर्ति को किस संगठन के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के लिए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है। अनुभव और कार्यकाल, केवी रमना मूर्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। वे भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अनुभवी अधिकारी हैं और रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त नियंत्रक जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है। सेबी की पूर्ण क्षमता, उनकी नियुक्ति के साथ ही सेबी में अब 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए हैं, जिससे बोर्ड अपनी पूरी परिचालन क्षमता के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। मुख्य जिम्मेदारियां, एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में वे बाजार विनिमय, कारपोरेट वित्त, निवेश, संरक्षण और परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख करेंगे। सेबी का परिचय, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार को विनियमित करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पुनीत गुप्त जी को। ये है पुनीत गुप्त जी। ठीक है। पुनीत गुप्त जो कि अध्यक्ष हैं के साथ अनंत गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, को उपाध्यक्ष और ध्रुवा मुखर्जी एबीपी ग्रुप को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नई टीम के सामने एआई द्वारा समाचारों के सारांश बनाने से कम होते डायरेक्ट टैरिफ और बड़ी टेक कंपनियों के साथ राजस्व बंटवारे जैसी गंभीर मुद्दे हैं। ठीक है। यह संस्था भारत के प्रमुख डिजिटल समाचार संगठनों की सामूहिक आवाज है जो डेटा संरक्षण कानून और फर्जी खबरों पर नियंत्रण जैसी नीतियों को आकार देने में मदद करती है। पुनीत गुप्त ने मरियम मम्मेन मैथ्यू का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों तक डिजिटल प्रशासकों के संस्थागत ढांचों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर और आरपीएल के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की चट्टानों में किस खनिज की उच्च सांद्रता लगभग 18% के रहस्य को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल पेश किया है? तो इसका आंसर है टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है। असामान्य संरचना, पृथ्वी की ज्वालामुखी चट्टानों में टाइटेनियम आमतौर पर 2% से कम होता है, जबकि चंद्रमा की कुछ बेसाल्ट चट्टानों में यह 18% तक पाया गया है। 2 चरणीय प्रक्रिया शोध के अनुसार चंद्रमा के प्रारंभिक शीतलन के दौरान बनी इल्मेनाइट संयुक्त संचय परत मेंटल में धंस गई और पिघलकर टाइटेनियम समृद्ध मैग्मा में बदल गई, जो बाद में सतह तक पहुंचा। ठीक है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के भीतर 700 किलोमीटर तक की गहराई जैसी उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली स्थितियों का लैब में अनुकरण किया। ठीक है। यह जानकारी भारत के आगामी चंद्रयान 4 2028 जैसे मिशनों के लिए लैंडिंग स्थल चुनने और खनिज नमूनों के संग्रह में बेहद मददगार साबित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई पनामा नहर किस 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है असम। असम में बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।